क्लास 9 फिजिक्स मोशन का फर्स्ट पार्ट का आपको कुछ टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स का क्या डिफिनेशन होता है। फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो इस नेचुरल फेनोमेना को डील करता है। फिजिक्स में हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ। इसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मीन्स जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम किसी के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसी के हाइट को मेजर कर सकते हैं, किसी का टाइम कितना देर लगा किसी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको मेजर कर सकते हैं। स्पीड को मेजर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये एग्जाम्पल्स हो गए फिजिकल क्वांटिटी के। अब अगर आएगा कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। देखिए, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर और वेक्टर दोनों फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन स्केलर किसको कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ साइज होगा, बट कोई उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम स्केलर कहेंगे। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि इट हैज ओनली क्या मैग्नीट्यूड होगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर में हम क्या बताएंगे कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि स्केलर जो होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या कहेंगे? वेक्टर। तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। मीन्स इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और क्या, जीरो। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इसमें बताएंगे कि स्केलर वेक्टर के बराबर भी हो सकता है, कि स्केलर वेक्टर के बराबर भी होगा, या स्केलर वेक्टर से बड़ा भी होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि स्केलर में बी ग्रेटर और इक्वल टू वेक्टर, कि स्केलर या तो स्केलर वेक्टर के बराबर भी हो सकता है, स्केलर वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, बट स्केलर कभी वेक्टर से छोटा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं कि वेक्टर जो है वो स्केलर के बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, लेकिन वेक्टर कभी भी स्केलर से बड़ा नहीं होगा। चौथा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है विद पैसेज ऑफ टाइम हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है, कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज करेगा। लेकिन वेक्टर जो है विथ पैसेज ऑफ टाइम, एट द टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम इज पासिंग, वेक्टर में भी डिक्रीज, वेक्टर डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्केलर विथ पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या, इंक्रीज करेगा। देखिए, इट ऑलवेज इंक्रीज
विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे हम, इट मे बी डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्केलर और ये वेक्टर है। अगर हम इसका एग्जांपल्स की बात करेंगे तो 5वां पॉइंट में आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्केलर का एग्जांपल आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये स्केलर का एग्जांपल्स होगा। अगर हम वेक्टर का एग्जांपल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब एग्जांपल्स हो गए वेक्टर क्वांटिटी के, ठीक है। अब है कि स्केलर और वेक्टर की बात जो हम कर रहे थे, तो स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप हैं। स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझा सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो हम स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दिए हैं कि डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, इसके बाद आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले हम समझते हैं रिफरेंस पॉइंट। जिसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, इसी को हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज होता है, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से, जैसे सपोज कीजिए कि हम कहीं हैं और हमें कोई पूछेगा कि इस जगह से दिल्ली कितना दूर है, हमसे कोई पूछा तो दिल्ली कितना दूर है, तो पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कहां से बताएं उसको, कि आप जहां हो वहां से बताना है। या कोई कहेगा कि चलो पटना से दिल्ली कितना दूर है, कश्मीर से दिल्ली कितना दूर। आप जहां से दिल्ली के डिस्टेंस को बताते हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा या ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। ओरिजिन उसी को कहते हैं हम, इनिशियल पॉइंट भी उसी को इसलिए कहते हैं। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो स्टार्टिंग होता है, जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जर्नी स्टार्ट करता है या जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि फाइनल पॉइंट किसको कहेंगे। देखिए, तो फाइनल जैसे नाम ही है इसका, फाइनल पॉइंट मीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर अपना जर्नी एंड करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, इसको अच्छे से हम इस तरह से समझते हैं कि अब सपोज कीजिए कि ये ए और ये बी है और ये एक ऐसे रास्ता चला, ठीक है, इस तरह से पहुंचे, तो कोई आदमी इस तरह से घूम के जाएगा, ऐसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो आखिर ये जो रास्ता है, इस रास्ते का कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा। तो सपोज कीजिए कि ऐसे घूम के जाता है तो ये 10 किलोमीटर होता है फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे अगर ये सीधा चला जाता है तो ये 6 किलोमीटर होता है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ होगा और इसको हम क्या कहेंगे? ईस्ट होगा, और ये क्या? वेस्ट हो गया। और आप इस पॉइंट को क्या लेते हैं? ओरिजिन करते हैं, इनिशियल पॉइंट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो आप देखिए कि क्या कोई फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है। ये 10 किलोमीटर सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड है, 10 किलोमीटर।
बट ये 10 किलोमीटर जो चला वो किस डायरेक्शन में, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चला, इसलिए 10 किलोमीटर क्या हो गया, स्केलर हुआ। क्लियर। लेकिन इस 6 किलोमीटर की बात जब हम करेंगे तो ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, तो ए इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और बी क्या, फाइनल पॉइंट हो गया। तो ए से बी जब जाता है तो सीधा गया ना, किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में गया, इसीलिए 6 किलोमीटर क्या हो गया, वेक्टर हो गया, क्योंकि यहां पर 6 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ इस 6 किलोमीटर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या ओनली मैग्नीट्यूड होगा बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम स्केलर कहेंगे। ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा साथ साथ कोई फिक्स डायरेक्शन भी होगा, उसको हम वेक्टर कहेंगे। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले कि हम डिस्टेंस का क्या आंसर देंगे। डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस किसको कहते हैं, ये रास्ता है, एक्चुअल पाथ है, जिस पाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट ये रास्ता एक्चुअली ये है, ये रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी ये ए बी जो स्ट्रेट पाथ बन रहा है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड बनता है, साथ साथ उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन भी बनता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 6 डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम डिफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ through which body covers its journey। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे आप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट। अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस स्केलर है, इट इज स्केलर है, और ये क्या, ये वेक्टर है, इट इज वेक्टर। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू, आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डिस्टेंस में बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसी को अगर हम तीसरे पॉइंट में यहां लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और स्मॉलर देन क्या, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि अभी एक चीज मैं इससे पहले आपको स्केलर और वेक्टर में बताया कि स्केलर सिर्फ और सिर्फ विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करता है, लेकिन वेक्टर क्या, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसको हम डिस्टेंस में देंगे कि इट ऑलवेज इंक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम। और इसमें क्या होगा, ये नहीं कह देना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, ये नहीं कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है। इट मे बी डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, पांचवा पॉइंट दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए दुनिया का कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस इट ऑलवेज बी क्या,
पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और क्या, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझे। अब इस पर हम लोग ज्यादा वर्क करेंगे थर्ड पॉइंट पर, ये देखिए, और एक जो पैसेज ऑफ टाइम लिखे इस पर हम लोग आपको समझाते हैं। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा। देखिए, केस 1 में है ये, केस 2 में आ जाते हैं और केस 3 में आ जाते हैं। ये ए टू बी, ये ए ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट है, ये 5 किलोमीटर है। फिर ए टू बी 5 किलोमीटर है और यहां एक पॉइंट है सी जो 2 किलोमीटर है, ध्यान दीजिए। और एक ए टू बी, ये 5 किलोमीटर है। पहला क्वेश्चन आता है कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है तो किस केस में, किस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अब देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से अपना जर्नी शुरू करेगा और बी पर गया और बी पर जाने के बाद वहीं रह जाता है, तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितना होगा, 5 किलोमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। इस केस के लिए डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या डेफिनेशन देते हैं, द नेक्स्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कोई भी बॉडी अगर अलोंग ए स्ट्रेट पाथ जाएगा और वापस नहीं आएगा, उस केस में दोनों पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सेम होगा, जो कि डिस्टेंस के बराबर होगा। यह डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 5 किलोमीटर। तो अभी आप केस 1 में क्या देखे कि डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर। तो कब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होता है जब कोई भी बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ जाएगा और वो वापस इनिशियल पॉइंट पर नहीं आता है। उस केस में जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका क्या, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। अब देखिए केस 2 में, अब ये ए इनिशियल पॉइंट है, ए से बी पर गया, फिर बी से वापस इसी रास्ते से वापस सी पर आ गया। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, ए से बी 5 किलोमीटर, बी टू ए टू सी, यानी 5 और 5 5 10 और 2 12। तो डिस्टेंस कितना हुआ बोलिए, 12 किलोमीटर। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात हम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट पीछे चला गया लेफ्ट साइड में, तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये -2 हो जाएगा, ये निगेटिव में लेंगे। तो जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट साइड में या नीचे रहेगा तो वो निगेटिव मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना बना, -2 किलोमीटर बना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट 0 से भी कम हो गया, -2 हो गया। आखिर ए से बी पर गया, बी से सी तक आया, तो टाइम तो बढ़ रहा था ना, तो टाइम बढ़ भी रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। कब होगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो जब उसका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट साइड में या नीचे होगा। क्लियर। अब है, अब देखिए कोई ए से बी पर गया और बी से ए पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट जर्नी शुरू करेगा और उसी पॉइंट पर अगर वो वापस आ जाएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है एक ही जगह पॉइंट सेट कर जाता है, इसीलिए उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन यहां बना 3 केस में, 3 क्वेश्चन है।
कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि जब कोई बॉडी अलोंग स्ट्रेट पाथ जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, उस केस में जो उसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस जो है फिर आके इनिशियल पॉइंट से पीछे चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, तो जब जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जर्नी शुरू करेगा फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट घटा, यहां भी डिस्प्लेसमेंट घटा, बराबर भी हुआ लेकिन कभी बढ़ा नहीं, घट तो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन स्केलर होगा तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अब आइए, अब हम इस मोशन में सबसे पहले दो तरह के मोशन के बारे में हम देखिए। मोशन जो है, ये मोशन दो तरह का होता है। एक मोशन में आएगा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, इसी को हम लीनियर और इसी को ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सब एक ही बात हुआ। और एक होता है ऑसिलेटरी, जो अभी आपको इसमें फिजिक्स में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और एक होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर कोई हमें टाइप्स ऑफ मोशन कहेगा तो हम जनरली तीन टाइप के मोशन को बताएंगे। एक रेक्टिलिनियर या लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, और एक सर्कुलर मोशन, और एक ऑसिलेटरी मोशन। तो कोई भी बॉडी अगर अलोंग स्ट्रेट पाथ जाता है, देखिए, और कोई अगर टू एंड फ्रो चलता है, कुछ इधर जाएगा फिर ये वापस आएगा, टू एंड फ्रो मोशन में चलेगा, जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह, तो आप इसको क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन जिसमें होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो अलोंग सर्कुलर पाथ चलेगा। कोई भी बॉडी जब अलोंग सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। कोई भी बॉडी अगर अलोंग स्ट्रेट पाथ, अलोंग लाइन में, अलोंग वन डायमेंशनल लाइन में मूव करता है तो उसके मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या सिंपली हम लीनियर मोशन करते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उसके मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो मोशन था टाइप्स तीन तरह के, ये पाथ बेसिस पर थे कि उसका जो मोशन हो रहा है वो किस तरह के रास्ते पर हो रहा है, किस तरह के पाथ में हो रहा है, उस बेसिस पर हम इसका तीन टाइप बताते हैं। फिर अब अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन अगर नेचर पर जाएंगे, विद रेफरेंस ऑफ टाइम पर अगर हम जाएंगे, इस केस में इसका एक हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म, और एक क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे देखिए एक रास्ता है, अब इस रास्ते में यहां से देखिए ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, यहां भी सेम पाथ बना देते हैं हम, ए, बी, सी और ये डी। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। ए, बी, सी और डी। अब देखिए ए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से जर्नी शुरू किया, बी पर आया 1 किलोमीटर, सपोज कीजिए कि 1 घंटा में ट्रेवल किया। फिर बी टू सी 1 किलोमीटर, ये भी जर्नी 1 घंटा में शुरू किया, एंड किया। अगला सी टू डी भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 आवर में ट्रेवल किया। अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सेम पाथ था, अब ए से भी 1 किलोमीटर है, इसको 2 आवर्स में ट्रेवल किया। ये बी टू सी को 10 मिनट में ट्रेवल कर लिया मान लीजिए, और सी टू डी को
ये 3 आवर्स में ट्रेवल किया। अब यहां मान लेते हैं कि ए से बी तक 1 घंटा में, ये भी 1 घंटा में और ये भी 1 घंटा में। इस 1 घंटा में आधा किलोमीटर, इस 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर, और इस 1 घंटा में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो होगा वो विथ पैसेज ऑफ टाइम 2 तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए हर 1 किलोमीटर को कितने घंटा में ट्रेवल किया है, तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। और यहां पर अगर हम कहेंगे तो ये आपको क्या नजर आता है, देखिए इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां हम कह सकते हैं, इसकी बात अगर हम करेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब अगर कोई हमको पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन को हम बता सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और हमें प्रैक्टिकली भी कोई भी काम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही करना चाहिए, क्योंकि आप कछुए और खरगोश की कहानी पढ़े होंगे तो कछुआ ने अपना रेस जीत लिया था। क्यों जीत लिया था? कछुआ का जो मोशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म था। अगर हम बहुत तेजी में कोई काम करते हैं तो हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत तेज काम करता हूं। कछुआ देखिए बेचारा बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन वो यूनिफॉर्म में चल रहा था, स्लो था बट एसटीडी था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि स्लो एंड एसटीडी विन द रेस, यानी हमें अपना सारा काम यूनिफॉर्म मोशन में करना चाहिए। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए कि ये जो था खरगोश वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला था, क्योंकि रास्ते में जाके सो गया था ना, क्योंकि उसको पता था कि मैं थोड़ा देर सो लेता हूं, फिर वो तो बहुत पीछे होगा, धीरे धीरे आ रहा होगा, तब तक मैं सो जाता हूं। तो वो एक गर्व था, क्योंकि वो अपना काम जो था, टारगेट जो था, उसको बीच में वो ओवरटेक किया, तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। और हमें भी कोई भी काम कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं करना चाहिए। विथ पैसेज ऑफ टाइम, इक्वल पैसेज ऑफ टाइम में इक्वल वर्क होना चाहिए पर डे हमेशा। इसीलिए जब भी हमें कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेगा तो हम उसको बताएंगे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या बताएंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउ वी कैन डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time। क्लियर? तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब है स्टेट ऑफ रेस्ट। अब यह एक टॉपिक और हम इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और एक है स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना सराउंडिंग्स होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विथ पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है तो आप उसको क्या कहोगे? वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स विथ पैसेज ऑफ टाइम, तब हम उसको क्या करते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एट द टाइम पासेज विथ पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है तो एक्चुअली हम लोग उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है।
और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज होता है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है या उसका जो पोजीशन है वो स्टेट ऑफ मोशन में है। बट देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट विच इज एब्सोल्युटली इन रेस्ट। अब जैसे देखो, अगर हम इस मार्कर को यहां रख दिए, ध्यान दो, तो ये मार्कर जो है एटम से बना है कि नहीं। ये मार्कर इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, बट इस मार्कर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम है। चाहे थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर मान लो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके बॉडी में क्या ब्लड का सर्कुलेशन तो होता होगा ना। और वो मान लो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका, जैसे मैं ऐसे यहां खड़ा हो गया, तो आप हमको कहोगे रेस्ट में, क्योंकि बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, चलो ठीक है। बट मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो चल रहा है, सांसें चल रही है, इसीलिए क्या हम एक्चुअली क्या रेस्ट में है? नहीं, हम मोशन में हैं। लेकिन आप मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप हमको क्या रेस्ट में कह रहे हो। अब इसको आप इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कहते हो कि ये रेस्ट में है, बट इसमें भले ही ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता हो, इस मार्कर का सांसें नहीं चलती हो, बट ये तो एटम का बना हुआ है ना। और कोई भी बॉडी होगा, अगर नॉन लिविंग बॉडी है स्पेशली, तो उसमें एटम जो होता है वो रेस्ट में नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मोशन में होता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा तो इसमें भी तो ब्राउनियन मोशन होता है, बट वो मोशन इसके सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व नहीं होता है। देयरफॉर no object in this world is in absolutely in rest, everything is in motion, so it is said rest and motion both are correlated। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, पाथ बेसिस पर, पैसेज बेसिस पर हम समझे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, उसका फिर स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, इसको हम समझे एक चीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी समझेंगे। चलिए, थैंक यू।